में जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे जाती है बच्चों? डीएनए से आरएनए में, आरएनए से क्या बन जाता है? प्रोटीन। याद है आपको? ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बहुत अच्छी बात। और आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। बहुत अच्छी बात। ये पूरा एनएससीजेएस का क्वेश्चन ही है जो मैं तुम्हें करा रही हूँ। डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। बहुत अच्छी बात। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। क्या हम आरएनए से दोबारा डीएनए बना सकते हैं? पक्का? हाँ या ना? कैसे? हाँ, आंसर तो हाँ ही है। लेकिन क्यों? इधर देखो, आपने वायरस के बारे में पढ़ा है? वायरस इतना यूनिक क्यों है? एक तो ये बॉर्डर लाइन पे है, किसकी? लिविंग और नॉन लिविंग। दूसरा, वायरस के पास भी उसका जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बॉडी में तुम्हें डीएनए भी मिलेगा और मेरी बॉडी में तुम्हें आरएनए भी मिलेगा। लेकिन वायरस के पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। डीएनए के पास एक टाइम पे दोनों नहीं होते। अब तुम्हें आज समझ में आ जाएगा कि क्यों वायरस को एक होस्ट की जरूरत होती ही है। देखो, अगर उसके पास आरएनए है, अगर उसके पास आरएनए है तो ऐसे वायरसेस जिसके पास आरएनए होते हैं उनके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है बच्चों। उस एंजाइम का नाम होता है, ऐसे कर दिया मैंने, उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या है उस एंजाइम का नाम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और वो क्या शो कर रहा है बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है उसका क्या शो कर रहा है? रिवर्स शो कर रहा है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या शो कर रहा है यहाँ पे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये याद रखोगे कि डीएनए से डीएनए बन रहा है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए से बन रहा है प्रोटीन तो ट्रांसलेशन। और वायरसेस के पास एक स्पेशल एंजाइम होता है, क्या नाम है उस एंजाइम का? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और वो क्या करता है बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यही एनएससीजेएस का क्वेश्चन था तो तुम बोलोगे ये तो बहुत आसान था। तो चलो जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। हाँ दूंगी, रुको पहले क्वेश्चन देखो। इसमें मैंने वो क्वेश्चन डाला नहीं है। देखो, उस क्वेश्चन में क्या था, बहुत ही सिंपल था। मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखो, उस क्वेश्चन में क्या था? हाँ आए हुए हैं। वो एक्चुअली में फोटो मुझसे नहीं बन रही थी तो इसलिए मैंने डाला नहीं होगा उसको। अब इधर देखो, यहाँ पे ए, बी, सी और डी ऐसे कर रखा था और आपको उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था। ए बी सी डी नहीं था, पी क्यू आर एस था। पर तुम कर सकते हो ना उसको, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो ठीक है। हम्म। एनएससीबी का नहीं है, सब एनएससीजेएस के हैं अभी। ठीक है, चलो ये वर्कशीट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, पर अभी से कोई देखेगा नहीं। चलो बच्चों, अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन। तो आप लिखिए हेडिंग रेप्लिकेशन। सो हेडिंग डालो बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन। तो चलो बच्चों थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। किस बात की? कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को समझो। वो टर्म्स क्या हैं? इधर देखो, बेसिस। कौन से बेसिस? नाइट्रोजिनस बेसिस। यानी डीएनए के अंदर कुछ नाइट्रोजन से बने हुए बेसिस होते हैं। ठीक है, अब वो कौन होते हैं? अर्नव पहले इसको समझो नहीं तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब वो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? याद करो, 1 2 3 4। कौन कौन से? एडिनाइन, सही बोल रहे हो, बोल रहे हो। एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन।
बहुत ध्यान से सुनना, इतना डिटेल में नहीं बता रही, पर एक बेसिक स्ट्रक्चर में तुम्हें अब डीएनए का समझाने वाली हूँ। तो जब हमें डीएनए समझ में आ जाएगा तो हम उसकी रेप्लिकेशन भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो डीएनए क्या है बच्चों? डीएनए इज अ पॉलीमर। क्या है डीएनए? पॉलीमर। सुनते जाना, डीएनए एक पॉलीमर है, और पॉलीमर किससे बना होता है? बहुत सारी मोनोमरिक यूनिट से। तो ये किससे बना होगा? बहुत सारी एन नंबर ऑफ मोनोमर से, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, फिर तुम बोलोगे कि मैम मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे ना। तो एन नंबर ऑफ मोनोमर से क्या बना हुआ है तुम्हारा? पॉलीमर। अब इसका जो मोनोमर है वो खुद भी तीन चीजों से बना हुआ है, यानी एक मोनोमर में कितनी चीजें आ रही हैं बच्चों? तीन चीजें। इधर देखते जाओ और समझते जाओ। डीएनए का मोनोमर है, उसमें भी कितनी चीजें हैं बच्चों? तीन चीजें। एक तो है शुगर, ठीक है, एक तो क्या है? शुगर। दूसरा है बेस। कौन सा बेस? ये तो रे, एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फॉस्फेट, ठीक है। क्या क्या है समझते जाना, आज तुम्हें इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी मैं पूरी, कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब होता है। सुनो, तो एक जो मोनोमर है उसमें शुगर भी है, बेस भी है और फॉस्फेट भी है। शुगर जो आपकी डीएनए में मिलती है वो कौन सी शुगर होती है? उसका नाम है, नाम याद कीजिएगा, उसका नाम है डीऑक्सी राइबोस शुगर। कौन सी शुगर है बच्चों? डीऑक्सी राइबोस शुगर। तभी तो इसकी चेन को क्या बोल रहे हैं? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब बेस कौन सा हो सकता है भाई? अभी हमने बात करी, ए हो सकता है, आगे टी हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है, और फॉस्फेट ग्रुप जो है इसके अंदर ऐड हो सकता है। समझ में आया? देखो, पहले तो शुगर पे क्या ऐड होगा? बेस, ठीक है। और फिर जिस बेस पे, जिस शुगर पे बेस अटैच है उस पे क्या और अटैच हो जाएगा? फॉस्फेट। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? इन तीनों को मिला के तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों? एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो आपको बताना है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। एंड व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब डीएनए क्या है बच्चों? डीएनए कुछ भी नहीं है, इट इज पॉली न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? डीएनए क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और उसमें क्या बदलाव हो रहा है बच्चों? देखो, शुगर और फॉस्फेट तो सेम रहेगी, लेकिन जो बेसिस हैं वो चेंज होते रहेंगे। इतना समझ में आया? इसको नोट डाउन करो। हाँ हाँ हाँ, वो ही, ठीक है। फॉस्फेट अलग है और शुगर अलग है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिखा दूंगी, लिख लो तो बताना बच्चों, यह लिख लो तो बता देना। लिख लिया? चलो, अब मैं तुम्हें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ। किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। अगर तुम्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आ गया तो धीरे धीरे तुम डीएनए को समझ जाओगे। चलो, इधर देखो, मैं आपको समझा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मुझे अगर एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो मुझे तीन चीजें बनानी होंगी, शुगर, फॉस्फेट और बेस, ठीक है। बेस चार हैं, वो आपको याद रहेंगे। तो ये मैं क्या बना रही हूँ बच्चों? शुगर। ये क्या है? शुगर। शुगर पे ऐसे कुछ एक एंड होता है, तो ये मैं क्या बना रही हूँ? शुगर। डन। तो ये मैंने क्या बना दी यहाँ पे? शुगर। शुगर कौन सी है? ये डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। अब इस शुगर के यहाँ से एक कार्बन ऐसे आता है और दो हाइड्रोजन ऐसे आते हैं। आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लेना।
ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। और दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में कौन जोड़ेगा बच्चों? नहीं, देखो, दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में कौन जोड़ेगा? फॉस्फेट। एक ये रहा, दूसरा ये रहा। अच्छा, अभी ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? बेस नहीं है। अब मुझे कहाँ लगाने पड़ेंगे? बेस। इसका जो बेस होता है वो लगता है इस पोजीशन पे, इस वाली पे। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ए बेस लगा दिया, यहाँ पे मैंने टी लगा दिया, यहाँ पे मैंने सी लगा दिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके से है? नहीं, अभी बताऊंगी। एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो, तो अब आपको ये डीएनए दिख रहा है पूरा कि ये क्या है बच्चों? एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे फॉस्फेट आएगा तो कहाँ गया? यहाँ पे फॉस्फेट आएगा तो ये हो गया तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फॉस्फेट नहीं बना रही हूँ, अगर यहाँ पे पीछे मान लो एक खत्म हो गया है डीएनए, इसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? OH ग्रुप। ठीक है, अब एक चीज बच्चों, अगर मुझे डीएनए को पढ़ना है तो मुझे कुछ मार्क देना पड़ेगा ना, कि जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, तो जहां पे आपका मान लो यहाँ पे फॉस्फोरस फ्री है, तो जहां पे फॉस्फोरस फ्री होता है उसको हम बोलते हैं 5' एंड। कौन सा एंड? 5'। कैसा एंड बोलते हैं? 5'। अभी समझो कि हम ना लैंडमार्क दे रहे हैं कि भाई जहां पे फ्री फॉस्फेट है उसको हम कौन सा एंड बोल रहे हैं? 5' एंड। तो 5' एंड पे क्या होता है बच्चों? फॉस्फेट। और जहां पे OH है उसको हम क्या बोलते हैं? 3' एंड। जहां पे क्या है? OH है। इतना समझ में आया? OH का नाम, OH को पता है क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। तो जहां पे फॉस्फेट फ्री है तो वो 5' एंड है, जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या है आपका? 3' एंड। लेकिन ये तो सिर्फ एक धागा है डीएनए का, और मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि डीएनए की कितनी स्ट्रैंड्स होती हैं? 2 स्ट्रैंड्स होती हैं और आपस में इंटरवाइंड होती हैं। समझाया है या नहीं? तो चलो इधर देखो, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊं सिंपल करके, तो मैं एक एंड को क्या लिखूंगी बच्चों? 5'। अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या फ्री होगा? फॉस्फेट। दूसरे एंड को मैं क्या लिखूंगी? 3'। वहां अंडरस्टूड है कि क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जो फॉस्फेट शुगर ये क्या बना रही है? डीएनए की बैकबोन। दिख रहा है? ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट क्या बना रही है? डीएनए की बैकबोन। तो कोई आपसे पूछे कि भाई बैकबोन ऑफ डीएनए किसकी बनी है? किसकी बनी है बेटा? शुगर की और फॉस्फेट की। और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट। देख लो, कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो किधर की तरफ है? अंदर की तरफ। तो बैकबोन कौन बना रहा है? शुगर फॉस्फेट। और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दे आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? श्योर है? अभी तक समझ में आया? ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि डीएनए की कितनी स्ट्रैंड होती है बेटा? 2 स्ट्रैंड होती हैं। तो डीएनए की इसके अलावा एक और स्ट्रैंड होगी। ऋषभ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत या आ रहा है? हाँ, अभी अभी समझ में आएगा जो दूसरी स्ट्रैंड बनाती। देखो, डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती है ना, ठीक है? तो इसकी भी बैकबोन बनाई है मैंने। किसकी बनी होगी ये? शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। और इसके जो बेसिस हैं वो भी किधर की तरफ होंगे? अब आ गया समझ में कि नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्टेड इनवर्ट्स का क्या मतलब है? कि जो एक डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें जो धागा है पूरा वो शुगर फॉस्फेट का बना है, और जो बेसिस है वो किधर है बच्चों? अंदर की तरफ है। ठीक है, अब शुगर फॉस्फेट का बॉन्ड तो क्या बना रहा है? बैकबोन। फिर वो ATGC हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं? वो ऐसे बन रहे हैं। आप सपोज करो यहाँ पे मुझे ऊपर कोई भी सीक्वेंस बताओ, ATGCA। अब इसके सामने आप क्या करोगे? ए के सामने हमेशा हम लोग क्या रखते हैं बच्चों? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स? जी के सामने हम क्या रखते हैं?
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ ए के सामने मुझे क्या रखना है, और कितने बॉन्ड्स, टी के सामने कितने बॉन्ड्स, जी के सामने कितने बॉन्ड्स, जी के आगे, सी के आगे जी, ठीक है। समझ में आया। तो एक चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है कि बेटा जैसी ये वाली आपकी स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रही है, दूसरी वैसी नहीं है, दूसरी अलग है ना। तो दूसरी जो एंड होती है ना आपकी, जो दूसरी स्ट्रैंड होती है वो इससे बिल्कुल अलग होती है। कैसे अलग होती है कि अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रही है तो दूसरी वाली कौन सी होती है बच्चों, समझ में आया। तो एक अगर स्ट्रैंड ऐसे जा रही है तो दूसरी स्ट्रैंड ऐसे आ रही होती है। और जो हमने ये करा है ए टी और जी सी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसका मतलब क्या है कि मैंने बेसिस को पेयर में बनाया है। मुझे एक स्ट्रैंड का अगर पता है कि भाई उस स्ट्रैंड में क्या है, तो मुझे दूसरे का ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि भाई ए के सामने हमेशा टी आएगा, जी के सामने हमेशा क्या आएगा, सी आएगा। तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू ये कर सकती हूँ। समझ में आया। डन। एक रूल होता है बच्चों, चारगाफ रूल, ठीक है। एक सेकेंड में आपको भी बताती हूँ। चलो, ये समझ में आया, ठीक है। यहाँ से और एक और चारगाफ रूल जो बता रही हूँ उससे एनएससीजीएस के क्वेश्चंस है, उसमें भी है वर्कशीट में, अभी वो देखेंगे हम। इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो, एक रूल होता है बच्चों, रूल का नाम है चारगाफ रूल। ये रूल क्या कहता है कि एक डीएनए के स्ट्रैंड में ए और टी का रेशियो, जी और सी का रेशियो 1 होता है। मतलब जितना ए उतना टी, जितना जी उतना सी। तो हमें तो पता ही है कि ए और टी और जी और सी का रेशियो किसके इक्वल होता है बच्चों, जितना पूरा डीएनए में, दोनों स्ट्रैंड्स में। हाँ, तो ये पहले नहीं पता था ना, ये तो अब हमें सारी चीजें क्लियर है ना। तो चारगाफ रूल क्या कहता है बच्चों कि जितना ए होगा एक डीएनए स्ट्रैंड में उतना ही क्या होगा, बोलो, उतना ही टी, और जितना ही, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अमाउंट ऑफ, क्या लिखूं, दिख तो रही है कि अमाउंट ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन सेम है, अमाउंट ऑफ एडेनिन और जो आपका थायमिन है वो सेम है। तो चलो भाई क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। एक सेकेंड इसको जूम करा जाए। सही बोल रहा है शौर्य, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, टी सी ए जी, ठीक है। और इधर क्या है आपका, ए जी टी सी। सुनते जाओ अब यहाँ पे क्या है, ये 348, ये क्या है x, इधर आपको दे दिया क्या 650, तो ये क्या हो गया 650। फिर जी आपको दे दिया क्या 1400। अब इतना समझ में आया, सुनते जाना। और आपको y निकालना है, y क्या है आपका g, यानी कि आपको ये ही दोनों तो निकालने हैं, इन दोनों में से एक निकाल लोगे तो दूसरा भी उतना ही होगा। समझ में आया। अब इनको निकालने के लिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, 348 प्लस 650, हाँ 1400 माइनस कितना, आप इसको कैलकुलेट करके बताओ जरा। तो अब दोनों कितने आ जाएंगे, इसका आंसर क्या है ठीक है, डन, इजी है, आधा सही था। तुम्हारे जैसा भी मैंने क्वेश्चन देखा था इसका, जो ये बोल रहा था ना। अब एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नहीं, अभी फोर्थ तुम नहीं कर पाओगे, फोर्थ अलग है। 10th कर लोगे बच्चों, 10th और 9th बताओ मुझे, इसके आंसर बता दो। दोनों 9 10 दोनों के आंसर्स बताओ, कर सकते हो तुम। हाँ, एनएससीजेएस का क्वेश्चन है, सी
वेदांश चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सी चलो तुम ये भी कर सकते हो, 10th भी कर सकते हो। 10th का ए। अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्यों नहीं? अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस तो प्रोटीन बनाता है ना, जबकि डीएनए किससे बना हुआ है, सॉरी क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए प्लस प्रोटीन। बट एक्चुअली में जो मेन है वो तो डीएनए है ना, और सिंगल जीन नहीं होते बेटा, मल्टीपल जीन्स होते हैं। हाँ वेदांश अर्णव हो गए दोनों क्वेश्चंस डन। चलो अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज, हाँ मैंने लगा दिए। 10th का तो ए है बेटा। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, प्रोटीन एंड डीएनए। पर मेजोरिटी में तो डीएनए होता है ना, प्रोटीन तो सिर्फ किसके लिए होता है, पैकेजिंग के लिए। कहाँ है डीएनए में प्रोटीन, शुगर है, फॉस्फेट है और बेसिस है। बेटा शुगर अलग चीज होती है, नहीं ए है इसका आंसर। होते हैं पर पैकेजिंग के लिए होते हैं, बट ज्यादातर तो उसमें डीएनए होता है। ये भी हो सकता है, तो उसमें क्या लगाओगे फिर तुम? नहीं, अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स तो नहीं, लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड थोड़ी ना है तो वो न्यूक्लियोटाइड ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। एक्चुअली में उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। डन। चलो अब मैं तुम्हें कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें सिखाती हूँ और फिर हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चारगाफ रूल के क्वेश्चन कर लोगे, सिंपल है इस रूल के। डन। चलो लिख लो। पैकेजिंग भी इसी में ही है, पैकेजिंग मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ, तो पैकेजिंग अब मैं नहीं पढ़ा रही हूँ दोबारा से, ठीक है। डन। चलो अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन। देखो जब भी बात होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, तो एक टर्म लिखी जाती है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन कैसी होती है बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या है, इधर देखो। अभी हमने पढ़ा कि डीएनए कितनी स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, 2 स्ट्रैंड का। एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम जाती है तो उसके सामने वाली स्ट्रैंड कैसे जाती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब इस डीएनए को रेप्लिकेट करना है, मतलब इसको अपनी कॉपी बनानी है। तो सबसे पहले तो ये जो इंटरवाइंड है इसको हमें खोलना पड़ेगा, ठीक है। और हमें खोलना पड़ेगा, तो याद करो दोनों डीएनए में यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में छुपी हुई है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो होता क्या है, दोनों डीएनए खुल जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एकदम अलग अलग हो जाती हैं। और फिर एक स्ट्रैंड से, जैसे कि मान लो यहाँ से एक डीएनए बनना स्टार्ट हो जाता है इन टेम्पलेट को रीड करता हुआ, और इधर से भी स्टार्ट हो जाता है रीड करता हुआ। हाँ ये तो अच्छा आपने पकड़ा पॉइंट, ठीक है। पर एक चीज आपने देखी कि जब इस डीएनए की कॉपी बनेगी दोनों की, तो कैसी बनेगी वो कॉपी, एक तो पिंक कलर का होगा स्ट्रैंड और दूसरा नया जो बना होगा। सिमिलरली दूसरा भी कैसा होगा, इधर देखो, एक पिंक और दूसरा ग्रीन, ऐसे ही बन रहा है। तो यानी कि अभी 5 प्राइम 3 प्राइम पे नहीं जा रही, बस मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि पहली वाली दोनों जो कॉपी होंगी उसमें एक एक स्ट्रैंड तो कौन सी होगी, पेरेंट स्ट्रैंड, ये वाली और ये वाली। और जो दो छोटी छोटी ये जो स्ट्रैंड्स से पूरी स्ट्रैंड्स बन गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। पर एक बात यहाँ पकड़ने वाली थी बच्चों, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही नया डीएनए जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब वो डायरेक्शन क्या होती है, वो डायरेक्शन क्यों होती है, उसको हम पढ़ते हैं। इतना समझ में आया, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव, कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है तो एक पेरेंट स्ट्रैंड रहती है और दूसरी स्ट्रैंड कौन सी होती है, न्यूली सिंथेसाइज्ड। सेमी कंजर्व, लेकिन आधा ना, एक स्ट्रैंड तो तब भी नहीं बनी है ना,
तो इसलिए सेमी बोल रहे हैं कि कंजर्व तो हुआ लेकिन आधा। या तो ऐसा होता कि एक पूरी की पूरी पेरेंट वाला डीएनए एक में जा रहा है और दूसरा पूरा जो नया बना है वो दूसरे में जा रहा है, पर ऐसा नहीं हो रहा ना। हर एक सेल में जो भी नई बन रही है उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड जा रही है और एक न्यूली सिंथेसाइज जा रही है, तो इसलिए सेमी कंजर्वेटिव। ठीक। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूफ भी कर दिया था कि एक्चुअली में ऐसा होता है। वो एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ने नहीं है, पर अब मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, रेप्लिकेशन का प्रोसीजर। अब देखो, डीएनए की लेंथ तो बहुत होती है, तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। कितना बड़ा होता है डीएनए ह्यूमन का? 2.2 मीटर का डीएनए। अब मैं तुमसे बोलूंगी भाई इसकी कॉपी बनाओ, तो तुम क्या करोगे? पूरे डीएनए को एक साथ खोल के कॉपी बना दोगे क्या? नहीं हो सकता। तो होता क्या है ना, कि जो रेप्लिकेशन होती है बच्चों वो स्लॉट्स में होती है। लाइक अभी इधर रेप्लिकेशन चल रही है, दूसरे में चल रही है, तीसरे में चल रही है। ऐसा नहीं होता क्या? एस फेज में देखो लगभग, एस फेज तो आपने पढ़ा है, डीएनए की रेप्लिकेशन एस फेज में ही होती है। तो अगर 24 घंटे एक की साइकिल है पूरी, तो 23 घंटे जो होते हैं वो इन फेजेस में ही लग जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सेल साइकिल का जो ज्यादातर टाइम होता है वो इन सारी चीजों में बीतता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है अलग अलग उस पे। लाइक बैक्टीरिया को अगर अपना क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करना है तो वो तो हर 20 मिनट में डिवाइड हो रहा है, तो वो कर सकता है। यीस्ट की सेल 90 मिनट में डिवाइड हो रही है तो वो जल्दी से रेप्लिकेट कर देगा, और डिपेंड करता है ना लेंथ कितनी है। ठीक, समझ में आया? 19 to 20 आवर्स, है ना? उतना तो लग ही रहा है। ठीक। अब इधर देखो बच्चों, ये क्या है? ये वो स्लॉट्स हैं जहां पे डीएनए को क्या होना है, डिवाइड होना है, सॉरी रेप्लिकेट होना है। अगर डीएनए को इस जगह से रेप्लिकेट होना है तो भाई मुझे सबसे पहले तो इस डीएनए को यहाँ से खोलना पड़ेगा, तभी तो डीएनए रेप्लिकेट होगा। कहीं से भी खुल सकता है, अलग अलग चीजें होती हैं। पूरा डीएनए मल्टीपल जगह से खुला होता है जब रेप्लिकेशन चल रही होती है। ठीक है। हाँ, अलग अलग प्रोटीन होते हैं। देखो जैसे अब मेरे को इस डीएनए को मैंने यहाँ से खोल दिया, तो तुम्हें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको मैं क्या बोलती हूँ? रेप्लिकॉन। क्या बोलूंगी? यहाँ पे क्या होनी है? रेप्लिकेशन। समझ में आया? अब हुआ क्या बच्चों, ये जिसने भी खोला उसके लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या होता है? हेलिकेज। सो हेलिकेज इज द एंजाइम जिसने क्या करा बच्चों, डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स थी उसको खोल दिया। उसको खोलने के बाद यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारे पास एक धागा है उसको तुम बीच में से खोल दो तो उसके साइड्स में टेंशन बननी स्टार्ट हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स आकर बाइंड होते हैं जो इस टेंशन से बचाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एसएसबी प्रोटीन्स होते हैं। और टोपोइसोमरेज भी यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे काम करते हैं, एंजाइम्स के नाम नहीं आएंगे तो इसलिए मैं बता भी नहीं रही हूँ। पर हो क्या रहा है, डीएनए खुल गया, रेप्लिकॉन बन गया। अब मेरी बात सुनो, जहां से देखो डीएनए, दिस इज द साइट जहां से डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट करेगा। इस साइट को मैं क्या बोलूंगी? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओआरआई साइट बोलते हैं। व्हाट इज दिस? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन इस पार्ट से स्टार्ट होगी। समझ में आया? तो भाई जब इसी पार्ट से स्टार्ट होगी तो जरा मैं आधे को ही ना बना लूं, आधे को ही पढ़ते हैं फिर। तो ये देखो, ठीक। अब बच्चों बहुत कुछ समझने वाला आ रहा है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इधर देखो, सपोज करो ये वाली स्ट्रैंड है, इसको मैंने 5 प्राइम लिख दिया, तो ये स्ट्रैंड ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी बच्चों? क्यों? कहीं पे भी देखो, कहीं भी 5 प्राइम है तो जहां से तुम उसको कट कर दोगे वो उसका 3 प्राइम एंड हो जाएगा। तो अगर ये 5 प्राइम है तो ये क्या हो गया? 3 प्राइम। और अगर ये 3 प्राइम है तो यहाँ पे क्या हो गया? इतना समझ में आ रहा है? चलो इस डायग्राम को हम पीछे लेके चलते हैं। बच्चों जहां कंफ्यूजन हो पूछ लेना। अभी तक समझ में आया? ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ पर जितना जरूरी हो उतना बता देती हूँ। चलता है, सब कुछ माइक्रो लेवल पे होता है, सब होता है। ठीक है,
अब देखो, अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मेरे पास डीएनए है, खुला हुआ डीएनए है, प्रोटीन्स ने पकड़ लिया, अब ये डीएनए बाइंड नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है, इसकी और इसकी क्या बनानी है, कॉपी, है ना, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनानी है। तो इसका काम कौन करेगा, एंजाइम करते हैं ये काम, ठीक है। एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये वो एंजाइम है जो क्या करेगा, रेप्लिकेशन। डीएनए डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि डीएनए को देख के ही वो क्या करेगा, डीएनए का पॉलीमर बनाने वाला एक एंजाइम आया है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन बच्चों इसकी दो शर्तें होती हैं, बिना दो शर्तों के ये काम नहीं करता। पहला, ये बोलता है कि मैं स्क्रैच से काम नहीं करूंगा। समझ में आया क्या बोल रहा है ये, कि मैं स्क्रैच से काम नहीं करूंगा, मैं जीरो से काम ही नहीं करूंगा। थोड़ी सी स्ट्रैंड मुझे बना के दे दोगे, मैं उसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक। तो थोड़ी सी स्ट्रैंड मुझे बना के दे दो, मैं उसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा। और वो जो शॉर्ट स्ट्रेच होता है स्ट्रैंड का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर, आरएनए, आरएनए, ठीक है। सो इट नीड्स प्राइमर। प्राइमर क्या है बच्चों, शॉर्ट, वो उससे ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि डीएनए और आरएनए की शुगर्स में डिफरेंट होता है ना, वहां राइबोस शुगर होती है, यहाँ डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। हाँ, वो उतना नहीं जितना जितना काम का है, ठीक है। अब देखो, नीड्स प्राइमर यानी शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हाँ, प्राइमेज इज एन एंजाइम, प्राइमर वो चीज है जिसके पीछे ASE आ जाए, वो एंजाइम होते हैं। डन। तो इसकी पहली शर्त तो थी क्या, कि भाई मैं नहीं करूंगा स्क्रैच से काम, मुझे थोड़ा सा काम स्टार्ट करके दे दोगे तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। दूसरी शर्त, कि मैं काम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करूंगा। समझ में आया, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करूंगा, और वो काम मैं करूंगा सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये वर्क करेगा ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हाँ, हाँ भी समझ में आएगा ना तुम्हें। सुनो सुनो, समझ में आया कि मैं किस में काम करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब इधर देखो बच्चों, ये 5 प्राइम है, तो इसके आगे जो स्ट्रैंड बनेगी वो कौन सी होगी, देखो इधर देखो, ये 3 प्राइम है, इसके आगे 5 प्राइम जुड़ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। आप समझ में आया तुम क्या बोल रहे थे, 3 प्राइम के आगे क्या आएगा, 5 प्राइम। तो जो शॉर्ट स्ट्रेच है यानी प्राइमर, वो लग गया यहाँ पे, प्राइमर का दूसरा कलर लगा देते हैं, ये रहा प्राइमर, ठीक है। और इसका 3 प्राइम क्या है, 3 प्राइम फ्री है। 3 प्राइम फ्री होना क्यों जरूरी है, पहले अब हम चलते हैं। मैंने तुम्हें 3 प्राइम पे एक चीज बताई थी, क्या होता है, वापस से आओ। 3 प्राइम पे क्या होता है बच्चों, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये ही ग्रुप क्या करता है, फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करवाता है आगे जाके और बॉन्ड बनवाता है। तो अगर मेरे को आगे एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो क्या फ्री होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मुझे किधर मिलता है, 3 प्राइम पे। घूम तो नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में। नहीं नहीं, अगर गड़बड़ हो तो बताते जाना, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन, ठीक है। तो 3 प्राइम के सामने हमेशा क्या आता है, 5 प्राइम, ठीक है। तो ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, करेगा या नहीं करेगा। अब इसके 3 प्राइम पे क्या फ्री है, OH ग्रुप। यही तो चाहिए था किसको, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को। अब ये क्या करेगा बच्चों, इस तरफ कंटिन्यू क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गया। डन। चलो ऊपर चलते हैं बच्चों। अगर इसका 5 प्राइम यहाँ है तो इसका 3 प्राइम तो यहाँ है, लेकिन डीएनए तो इतना ही खुला है ना। नहीं, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ही काम करेगा, ठीक है। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करेगा, लेकिन जो सामने वाली स्ट्रैंड है फिर वो कौन सी होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखो ऑपोजिट आएगा ना, इसको इसने बोला कि मैं 5 से 3 ही काम करूंगा, तो ये किसके सामने आके लग रहा है, 3 वाले के सामने ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री लगते हैं ना।
अब आया समझ में शौर्य? थोड़ा सा अर्णव समझ में आ रहा है? तुमने तो पढ़ा हुआ है ये, है ना? अब ये देखो बच्चों, अगर ये 5 प्राइम है तो यही कहीं इसका क्या होगा, 3 प्राइम एंड मान सकती हूँ मैं, है ना, क्योंकि बाकी तो खुला ही नहीं है। तो इस 3 प्राइम पे क्या लगेगा आके, प्राइमर कौन सा, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला, ये प्राइमर। अब जो शर्त थी उस शर्त के हिसाब से ये काम कर देगा, ये क्या बना देगा बच्चों, डीएनए को इस डायरेक्शन में बना देगा। अभी तक समझ में आया? ऑब्जर्व करो, चीज क्या थी, डीएनए की 2 स्ट्रैंड से, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रही है, दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम जा रही है। लेकिन ये जो नई वाली स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की। लेकिन उसकी 2 शर्त हैं, एक तो मुझे प्राइमर चाहिए, दूसरा मैं सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही काम करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक स्ट्रैंड जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली है, ठीक है, उसके 3 प्राइम एंड पे आके लग गया प्राइमर, है ना? अब उस प्राइमर ने कंटिन्यू सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो दूसरी वाली स्ट्रैंड है उसका यहाँ पे आ रहा है ना वो, तो यहाँ प्राइमर लग गया और उसने इधर कंटिन्यू कर दिया सिंथेसाइज करना। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। अब प्रॉब्लम क्या आई बच्चों, चलो ये तो नई नई डीएनए बन गई, अब आगे ये डीएनए खुलेगा और ये वाला बंद होगा, समझ रहे हो? ये डीएनए जब खुलेगा तो इसके साथ क्या होने वाला है, अब इस चीज को समझो। इस डायग्राम को जरा लेकर चलते हैं बच्चों, ये कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, ये क्लास 12th का टॉपिक है मुझे पता है, तो इसलिए थोड़ी हिम्मत लगा के। क्या हुआ? नहीं, अब ये वाली सिचुएशन थी पहले, अब सिचुएशन क्या हो गई है देखो, पहले सिचुएशन ये थी, अब सिचुएशन क्या हो गई कि भाई यहां तक तो बन गया था डीएनए, अब तो भाई डीएनए की आगे की जो स्ट्रैंड है वो खुल गई। मान लो ऐसे बना दी मैंने सीधी रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बना रही। अब क्या होगा, कोई बात नहीं, इसके तो मजे आ रहे हैं, इसका तो 3 प्राइम फ्री है और 3 प्राइम ही चाहिए होता है, ये तो चल दिया आगे। पर अब क्या होगा बेटा, इसका जो 3 प्राइम है, अब तो इसका नया 3 प्राइम यहाँ आ गया। लेकिन शर्त क्या है डीएनए पॉलीमरेज की, कि मैं तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में काम करूंगा, तो प्राइमर दोबारा से यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। तो फिर से हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, प्राइमर। फिर से डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई, सिंथेसिस बनना नया यहाँ स्टार्ट हो गई, फिर से इतना सिंथेसाइज हो गई, फिर से अगला स्लॉट खुलेगा डीएनए का, ये तो कंटिन्यू चल देगा और उस वाले को फिर से प्राइमर लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो होता क्या है कि एक स्ट्रैंड पे तो डीएनए की सिंथेसिस कैसे चल रही है, कॉन्टिन्यूअस, दूसरी स्ट्रैंड पे डीएनए की सिंथेसिस कैसे चल रही है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इधर देखो, एक स्ट्रैंड पे डीएनए की सिंथेसिस कैसी चल रही है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रैंड जिसमें डीएनए की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस चलती है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो जल्दी जल्दी काम करे तो लीड कर जाएगा ना, तो ये वाली स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, लीडिंग। हाँ, पूछो पूछो। एक बार इधर से और एक बार इधर से, क्योंकि डीएनए की लेंथ बहुत बड़ी है ना, वो एक बार में पूरा खुल ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं एनर्जी की बात नहीं है, डीएनए को खोलना उतना आसान नहीं है। तो एक बार हेलिकेज एंजाइम आके पूरा डीएनए एक साथ खोल देता है तो फिर तुरंत तुरंत सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होती है, एस फेज में होती है और बहुत ज्यादा। देखो, आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, सोच रहे हो? तो तुम बार बार नहीं तोड़ोगे ना, फिर उसको एक ही बार तोड़ के दोनों स्ट्रैंड्स के साथ साथ काम हो जाते हैं। ठीक, मिला है आंसर? उधर भी चल रहा होगा। हाँ,
ठीक, समझ में आया? चलो, अब क्या हो रहा है, ये वाली कौन सी स्ट्रैंड है जो डिसकंटिन्यूअस है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड, जो क्या कर रही है बच्चों? लैग कर रही है। समझ में आया? सो व्हाट इज लीडिंग स्ट्रैंड, व्हाट इज लैगिंग स्ट्रैंड? समझ में आया? चलो, अब ये वाली जो लीडिंग स्ट्रैंड से डीएनए की कॉपी बन रही है, इसमें बीच बीच में तो प्राइमर है। फिर प्राइमर थोड़ी ना जाते हुए अच्छे लगेंगे, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो सेल बनी है, एक सेल में तो अच्छा खासा डीएनए चला गया, दूसरे में वो चला गया जिसमें प्राइमर प्राइमर है, ऐसा तो नहीं होगा। तो होता क्या है बच्चों, एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, पहले तो होता है इसको कट करके प्राइमर को हटा दिया जाता है, ठीक है, और फिर दूसरा एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, जो क्या करेगा, जो भी शॉर्ट स्ट्रेचेस हैं इनमें जितने जितने न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे उनको जोड़ के पूरा प्रॉपर डीएनए बना देगा। समझ में आई ये चीज? समझ में आई? इस पार्ट को दोबारा सिंथेसाइज करेगा डीएनए लाइगेज, ठीक है, वो सिंथेसाइज करने के लिए दूसरा एंजाइम है डीएनए लाइगेज, तो इसको हम कट कर देंगे और फिर हम इसको दोबारा से सिंथेसाइज करेंगे, तो यहाँ पे डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और ये सारी चीजें यूज होती हैं। ठीक, होती है। इन्फॉर्मेशन गलत कॉपी होगी तो म्यूटेशन हो जाएगी ना, तुम्हें पढ़ाया था ना मैंने, चेंज हो जाएगा तो म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, एक टर्म है, उस टर्म का नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या नाम है उसका? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या मतलब है इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का? किसी के ऊपर, नाम के ऊपर है ये। देखो, डीएनए का एक फ्रेगमेंट ये है, दूसरा फ्रेगमेंट ये है, बीच में प्राइमर आ रहा है, फिर ऐसे ही और भी सारे फ्रेगमेंट्स होंगे, किस पे बन रहे हैं वो? लैगिंग स्ट्रैंड पे। तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो कि डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड हुए हैं, इनको लेटर ऑन लाइगेट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, किसके थ्रू? डीएनए लाइगेज के थ्रू, ठीक है। इसके नोट्स मैं तुमको दे दूंगी, बना लो इसको। थोड़ा मुश्किल है आई नो बच्चों, घर जाके एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना। थोड़ा सा समझ में आया है? श्योर है? बच्चों बताया करो ना, अर्णव। अच्छा वो ठीक है, डीएनए लाइगेज जोड़ देगा इनको। लिख लिया? लिखा हो गया? लिख लो। क्या हुआ बेटा ऋषभ? ये जाएगा डायरेक्ट हाइपोथैलेमस पे। डन? डन? चलो, अब इस तरीके से हमारा क्या कंप्लीट हुआ बच्चों? रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन में ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की क्या जरूरत है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है? सेमी कंजर्वेटिव, कि एक जो स्ट्रैंड होती है वो किसकी होती है? पेरेंट की, और दूसरी होती है न्यूली सिंथेसाइज्ड। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन कराता है, जिसकी दो शर्त है, एक तो उसको प्राइमर चाहिए, सेकंड
डायरेक्शन है उसकी सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, जिसकी वजह से एक जो स्ट्रैंड होती है वो लीडिंग स्ट्रैंड होती है जिसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है डीएनए की, और दूसरी कैसी होती है, लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है डीएनए की। लैगिंग स्ट्रैंड पे कुछ फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, और उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लेटर ऑन डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हाँ अभी रुको, अभी हम पहुंचे नहीं है वर्कशीट तक। सुनो बच्चों, हाँ एक क्वेश्चन कर सकते हो तुम वर्कशीट का, याद आया मुझे, लास्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मैं तुम्हें इसका वो बता देती हूँ कि तुम्हें करना कैसे है। आपको बोला गया है कि जब आपने हीट किया तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड समझते हो ना, कि एक अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो दूसरी जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों स्ट्रैंड हीट करने से मेल्ट हो गई, इसका मतलब इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट गए। अब आपसे पूछा है इनमें से कौन सी स्ट्रैंड्स को आप मैक्सिमम टेम्परेचर दोगे, तो पहले बताओ मुझे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसके पीछे। जी और सी जिसमें ज्यादा होंगे वही आपका आंसर है। कहाँ, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, आप इसको टी समझ लीजिए, ये यू ही दिया होगा बच्चों, उसमें यू ही दिया होगा, वो जानबूझ के भी देते हैं। आंसर क्या है, आप काउंट करो बच्चों, सारे बच्चों देखो, इसमें सिर्फ 2 जी हैं, इसमें 1 जी, बहुत ज्यादा है बच्चों इसमें तो, और इधर साफ पता लग रहा है, देख लो आंसर क्या हो गया, नहीं है, वो नहीं है, यू कभी डीएनए में होता ही नहीं है। मान लो कि देखो इन्होंने इसमें भी बहुत सारा क्या दिया है, जी सी बहुत सब कुछ दिया है, लेकिन तब भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें यू आ गया। वो सब नहीं, लेकिन वो तो शायद टाइपो एरर भी हो सकता है, पर ये है कि यहाँ पे आपको जी और सी सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, तो आंसर क्या है इसका, सी। डन, सिंपल था। ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से, एक तो चारगाफ रूल से आया और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से क्वेश्चन आया। डन, आएंगे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी, आते जाएंगे। बच्चों कॉन्फिडेंस है, कर लोगे ना। हम्म, कैसे, वो वायरस जो होता है ना वो अपना डीएनए इस डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेता है, मतलब उसमें घुसा देता है। अच्छा मेरी बात सुनो, हम हमेशा से पढ़ते हैं, सुनो सुनो, कि डीएनए या तो लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, मतलब लिविंग कब होगा, जब किसी होस्ट की बॉडी में होगा। ऐसा क्यों, उसका रीजन ये है क्योंकि डीएनए के पास या तो, सॉरी वायरस के पास या तो डीएनए है या आरएनए है। अब अगर वायरस के पास डीएनए है तो तुम सोचोगे कि मैम डीएनए तो है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास, आरएनए। और जब तक आरएनए नहीं बनेगी तब तक प्रोटीन नहीं बन सकता। प्रोटीन नहीं बना तो वायरस कैसे अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं करेगा। तो अगर डीएनए भी है तो भी किसकी जरूरत है, होस्ट की, है ना, होस्ट का आरएनए यूज करेगा। एंजाइम भी नहीं है बनाने के लिए, है ना, एंजाइम ही नहीं है बनाने के लिए। और अगर आरएनए है तो आप बोलोगे कि आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम होगा जो उनके आरएनए से डीएनए बनाएगा होस्ट सेल में, और फिर वो ही सेंट्रल डॉग्मा फॉलो होगा। आप समझ में आया क्यों वायरस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे होते हैं, समझ में आया, चलो। हाँ आराम से, कैंसर तक कर सकते हैं। चलो, अब नेक्स्ट चीज है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। हम्म, होते तो 5 हैं, लेकिन वैसे हम सिर्फ 2 ही करा सकते हैं, बाकी सारे होमी भाभा इंस्टीट्यूट ये सब होता है। एक तो एनएससीजेएस होगा, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब बच्चों हेडिंग डालो, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा बच्चों जितना मुझे पढ़ाना है आज मुझे पढ़ाने दो प्लीज। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए, है ना, तो डीएनए से क्या बनाना है मुझे यहाँ पे, आरएनए। मैं कैसे बनाऊं डीएनए से आरएनए, पूरा डीएनए खोल दूं क्या,
नहीं, सिर्फ क्या खोलूंगी, जीन। एक जीन से जब आरएनए बनेगी फिर उसी जीन वाला प्रोटीन बन जाएगा, यही तो हमें चाहिए होता है। तो चलो बच्चों, इधर अब एक चीज समझने की कोशिश करो। कुछ मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें समझाती हूँ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो ये डीएनए की स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो ये वाली कौन सी होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। अब तुम क्या चाहते हो कि एमआरएनए जो बने वो कौन सी स्ट्रैंड से बने। देखो, एमआरएनए बनने के लिए भी, ठीक है, मैसेंजर आरएनए हम बनाएंगे, उसके लिए एक एंजाइम होता है आरएनए, और वो भी किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि डीएनए, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज इस वाली स्ट्रैंड पे आके लगेगा, उसकी कॉपी नहीं होगी। लेकिन ऐसा क्यों नेचर ने सिलेक्ट किया कि दोनों स्ट्रैंड्स को हम साथ में कॉपी नहीं कर सकते, सोचो। चलो अभी हम एक्सपेरिमेंट ही करके देख लेते हैं यहाँ पे। बच्चों सीक्वेंस बताओ कुछ, सी टी ए जी सी बन गया। यहाँ पे बताओ, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आरएनए की। आरएनए में टी नहीं होता है, याद रखोगे, ठीक है। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं दोनों से ही क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आरएनए, और मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि आरएनए दोनों स्ट्रैंड से क्यों नहीं बनती, ठीक है। तो पहले हम क्या बना रहे हैं बच्चों, आरएनए बना रहे हैं, चलो। सुनो तो सही, जी के सामने यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, सी के सामने जी, ऐसी बना रही हूँ मैं। टी के सामने ए, ए के सामने यू, जी के सामने सी, और सी के सामने जी। तो मेरी ये वाली एमआरएनए बन गई, ठीक है। एक और एमआरएनए मुझे बनानी है, इधर बना देती हूँ मैं वो, क्योंकि मैं दूसरी स्ट्रैंड की कॉपी करके बना रही हूँ। जी के सामने क्या लगाऊंगी, सी, ए के सामने यू के सामने, सॉरी टी के सामने सी के सामने। अच्छा, अभी जो दो नई स्ट्रैंड बनाई है मैंने एमआरएनए की, क्या ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिख रही, दिख रही है ना। अगर सेम टाइम पे दोनों डीएनए की स्ट्रैंड एमआरएनए बनाना स्टार्ट कर दे या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दे, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री और जुड़ जाएंगी। समझ में आ रहा है ना। वो तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगी, उसका तो कुछ काम ही नहीं है। तो तुम बोलोगे कि तुम हम अलग अलग टाइम पे कर लेते ट्रांसक्रिप्शन, कि एक टाइम पे हम इसको ट्रांसक्राइब कर दे। हाँ तो पूछो नीचे जाके, एक सेकेंड। ठीक, तो समझ में आया कि जो दोनों स्ट्रैंड्स बन गई हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगी और क्या बना देंगी, वही तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं। दूसरा, अगर हम इसको अलग अलग टाइम पे ट्रांसक्राइब कर ले, चलो मान लो फर्स्ट में सिर्फ ये वाला ट्रांसक्राइब हुआ है, तो भाई इसका सीक्वेंस क्या है, GAUCG, ऐसा है। तो ये एक कोई प्रोटीन बना रही होगी, ठीक है। दूसरे का सीक्वेंस क्या है, CUAGC, इसका सीक्वेंस ही अलग है, तो ये तो दूसरा प्रोटीन बना देगी। तो भाई एक ही इंफॉर्मेशन से दो अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो कंफ्यूजन है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने फिक्स कर लिया कि जो डीएनए है उससे आरएनए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से बनती है, और जो स्ट्रैंड डीएनए को, मतलब डीएनए की वो वाली स्ट्रैंड जो आरएनए में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। चलो अब हम आगे चलते हैं, देखो। ये मान लो डीएनए का वो सेगमेंट है जो खुल गया है, जिससे हमें क्या बनानी है, आरएनए, ठीक है। तो सबसे पहले इधर होता है एक प्रमोटर रीजन, इधर होता है क्या, टर्मिनेटर रीजन। भाई कहाँ से कहाँ तक आरएनए बनेगी, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी तो होना चाहिए। एक होता है प्रमोटर रीजन, दूसरा होता है टर्मिनेटर रीजन, और इन दोनों के बीच में वो इन्फॉर्मेशन है जिसे क्या करना है, कॉपी। हंस क्यों रहे हो। तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन।
क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। और ये जो मैंने बनाई है दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक है, समझ में आया? पहले से ड्रॉ करो, फिर मैं इसके अंदर कुछ कुछ लिखना है मेरे को। जब बना लो बच्चों तो बताना। बन गया? चलो देखो, अब मैंने आपसे क्या बोला, दो स्ट्रैंड है, दोनों को मैंने अलग अलग नाम दिया है। एक को नाम दिया कोडिंग, दूसरे को नाम दिया टेम्पलेट। ठीक है, अब ये नाम मैंने क्यों दिया है आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बताओ मुझे कि आरएनए पॉलीमरेज कौन सी स्ट्रैंड पे आएगा, इस पे या इस पे? टेम्पलेट पे आएगा, क्योंकि इधर देखो प्रमोटर शुरुआत की तरफ पे 3' इधर लगा हुआ है। तो यानी जो भी आरएनए पॉलीमरेज है वो 5' से 3' करता है ना, तो इधर ही आएगा। आया? और पूरा का पूरा जो आरएनए है वो क्या हो गया, इस तरीके से ट्रांसक्राइब होना स्टार्ट हो गया। एक सेकंड। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, मैंने इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट क्यों बोला है, इस टेम्पलेट इसको मैंने टेम्पलेट इसलिए बोला है क्योंकि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो इसी स्ट्रैंड को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज जो हमें समझनी है, अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो मान लिया ये मेरी कौन सी स्ट्रैंड हो गई, कोडिंग। ये मेरी कौन सी स्ट्रैंड हो गई, टेम्पलेट। ये मेरी कौन सी स्ट्रैंड हो गई, आरएनए की जो नई सिंथेसाइज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सारा 5' 3' लिख देते हैं। ये हो गया 5' से 3', ये हो गया 3' से 5'। और जो ये नया एमआरएनए बन रहा है किधर से किधर बन रहा है, 5' टू 3'। चलो कोड्स बताओ बच्चों, बोलो। ठीक है, इधर बताओ बच्चों। टी। ठीक है, आरएनए के कोड्स बताओ। क्यों, ये जी है ना? कहाँ है? अच्छा सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ ये टेम्पलेट है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं ना हम। क्या? नहीं, प्रमोटर जिधर की तरफ है उसकी तरफ जो 3' है उसी को कॉपी करेगा ना। प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज लगेगा आके, और डायरेक्शन क्या होगी, 5' से 3'। समझ में आया? ठीक, ये हुआ ऐसे। डन। अब इधर क्या आ जाएगा लास्ट में, यू। अब जरा कंपेयर करो किसको, जो तुम्हारी एमआरएनए बनी है उसको किससे कंपेयर करो, कोडिंग स्ट्रैंड से। करो बच्चों, है ना कमाल की बात, कि अगर तुम्हें कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस, हाँ उसी को, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है ना, तो बिल्कुल सेम ही चलेगा। लेकिन हाँ, वो तो ऑफ कोर्स की बात थी, लेकिन हाँ हमें ये देखने को मिला कि जो एमआरएनए होती है उसके जो बेसिस होते हैं वो किसके आइडेंटिकल होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के। लेकिन टी की जगह वहां पे क्या आ जाता है, हाँ कोडिंग को करेगी तो इसके तरफ आ जाएंगे, इसके जैसे आ जाएंगे ना। किसी एक ही स्ट्रैंड को कॉपी करना है, अभी तो बताया। और वो
कहाँ? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की ही वजह से ऐसा होता है, देखो ना, टी के आगे हमेशा ए ही आएगा। इंफॉर्मेशन इस तरीके से कोडेड है। मुझे अगर इसकी कॉपी चाहिए तो देखो, ये तो हम देख के लिख रहे हैं ना, पर एक्चुअली में तो यही सिंथेसाइज हो रही है ना। हम तो अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं और अपने रेफरेंस के लिए बता रहे हैं कि जो नई एमआरएनए होती है बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड जैसी होती है, बस टी की जगह वहां क्या आ जाता है, यू। लेकिन वो एक्चुअली में प्रोसेस फॉलो हो रहा है ना वहां पे। तो यह समझ में आया? ठीक। अब ये जो तुम्हारी एमआरएनए बनी है, ये कहाँ बनी होगी? जहां डीएनए था। कहाँ हो रहा है सब कुछ ट्रांसक्रिप्शन? न्यूक्लियस में। ठीक है। अब न्यूक्लियर पोर नाम की एक चीज है, वहां से ये जो नई नई एमआरएनए बनी है ग्रीन कलर की, निकल के आ जाएगी कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में लास्ट चीज होने वाली है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वहां से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी भी। वो आरआरएनए होती है, एमआरएनए है। ठीक है, वो अलग होती है। समझ में आया बच्चों? तो अब मेरे कोड कॉपी हो चुके हैं। अब मुझे ये जो कॉपीड कोड है, इनसे क्या करना है? अमाइनो एसिड बनाने हैं, मेरा काम पूरा हो जाएगा। क्या? प्रोटीन बन जाएगा। समझ में आया? हाँ शौर्य? नहीं आ रहा? पक्का? चलो, क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये मुझे पता है। अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है ना, बिना इसके क्वेश्चंस नहीं होंगे। इधर देखो, साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ट्रांसलेशन। क्या होगा? ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन कैसे होगा? सपोज करो ये है एमआरएनए। एमआरएनए की ये स्ट्रैंड है, कैसे जा रही है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। इस पे बहुत सारे कोड्स हैं। कोड बताओ बच्चों। एमआरएनए है, याद रखोगे? कौन से कोड्स लिखूं? ए, यू, जी, सी, यू, 3, 6। एक और लिख देती हूँ। बच्चों यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अच्छा, देखो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में जरूर आता है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है चीजें। तो सीक्वेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है? ए यू जी से। समझ में आ रहा है? ए यू जी से। अब तुम्हें याद है मैंने ये बोला था कि जब भी मुझे इस लैंग्वेज को, किस लैंग्वेज को, कोड वाली लैंग्वेज को या बेसिस वाली लैंग्वेज को अमाइनो एसिड में ट्रांसलेट करना है, तो मुझे इन कोड्स को रीड करना पड़ेगा। और मैं कितने कितने पेयर में रीड करती हूँ बच्चों? 3 में। ठीक है। और मैंने आपको ये बता रखा है कि ये जो 3 जो है, ये ए यू जी, ये कोड करेंगे एक अमाइनो एसिड के लिए। सी यू ए कोड करेंगे दूसरे अमाइनो एसिड के लिए। और क्या बनता चला जाएगा? क्या बनता चला जाएगा? प्रोटीन्स। और याद करो, हमने हमेशा से पढ़ा था राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री। अभी तो प्रोटीन बनने वाले हैं, अब तो राइबोसोम को आना पड़ेगा। आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? तो राइबोसोम इस एमआरएनए के ऊपर आके बैठ जाता है। ठीक है। ऊपर बड़ी वाली यूनिट, नीचे छोटी वाली यूनिट, और लेकर आता है एक और तरीके के आरएनए को जिसका नाम है टीआरएनए। क्या नाम है उसका? टीआरएनए। आरआरएनए राइबोसोम के अंदर होता है। एमआरएनए ये है मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए वो है जो इसको रीड करके उसके हिसाब से अमीनो एसिड लेकर आ रहा है। हाँ, और भी होती है एसएनआरएनए, एचएनआरएनए, बहुत सारी आरएनए होती है, उतना हमें जानना नहीं है। ठीक। ये जो 3 3 के सेट्स मैंने बना दिए, इसको मैं क्या बोलूंगी? क्या बोलूंगी? कोडॉन। ठीक है। क्या बोलूंगी मैं इसको? कोडॉन। धीरे धीरे तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा। अच्छा चलो सुनो, इधर देखो। तो ये जो 3 3 के मैंने सेट बनाया है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ? कोडॉन। और इस कोडॉन को जो रीड करेगा वो क्या होगा? इस कोडॉन का एंटी कोडॉन। समझ में आया? सिर्फ हम बच्चों लैंग्वेज को एक तरीके से दूसरे में ट्रांसलेट करेंगे। तो सपोज करो ये टीआरएनए है,
ये मैंने लिख दिया, ये क्या है बच्चों, tRNA। इधर देखो, ये क्या है, tRNA। तो इस tRNA में A की जगह क्या होगा, U की जगह क्या होगा, G की जगह क्या होगा। तो ऐसा tRNA जिसका एंटीकोडॉन में क्या होगा, UAC, वो एक तरीके का अमाइनो एसिड लेकर घूम रहा होगा साइटोप्लाज्म में। तो जब राइबोसोम रीड करेगा उसको तो पकड़ कर लेकर आएगा कि भाई तेरा काम आ गया। अच्छा, और इसका AUG कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है, इसको याद कर लेना, इसका नाम है मिथियोनिन। AUG ऑलवेज फॉर्म मिथियोनिन। समझ में आया, डन। अब ये देखो, इसी तरीके से बहुत सारे क्या आते जाएंगे इनको रीड करने के लिए, क्या स्टार्ट कोडॉन है, यहीं से स्टार्ट होगी चीज। AUG से ही स्टार्ट होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन होना। अब तुम बोलोगे कि मैम एंड कब होगा, एंड तब होगा जब नॉनसेंस कोडोन आ जाए। कौन से कोडोन बच्चों, नॉनसेंस कोडोन का मतलब है कि इनके लिए कोई tRNA ही नहीं है। अगर इनके लिए tRNA ही नहीं है तो कैसे बढ़ेगा प्रोसेस आगे। अब ये नॉनसेंस कोडोन 3 है, कौन कौन से, UAA, UAG, UGA। कहाँ है, लो बस ट्रांसक्रिप्शन रुक गई यहीं, नहीं होगी इसके आगे, नहीं होगी, ठीक है, सही है। तो यहाँ स्टार्ट हुई ट्रांसक्रिप्शन, बड़ा छोटा जीन है ना, यहाँ स्टार्ट हुई और यहाँ खत्म हो गई। समझ में आया। अब जरा एक सवाल है उसको करके देखो। नहीं 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 नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी आपसे पूछना ही नहीं चाहा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नॉनसेंस कोडोन याद रखना है तुम्हें कि नॉनसेंस कोडोन किसी के लिए भी कोड नहीं करता। चलो आ जाओ बच्चों। हाँ बेटा 4, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। आपसे पूछा है कि प्रोटीन की लेंथ कितने अमाइनो एसिड की होगी अगर एक बैक्टीरियल जीन में इतने बेस पेयर्स हैं। सोचो। UAA, UAG, UGA, UGA, UAA, UGA। रुक जाओ, तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। अभी जो मैंने लिखे हैं नॉनसेंस कोडोन वही है, वहां से देख लेना। भाई तुम लोगों ने ना इतने UAG और UGA इतने बार बोल दिया मैं। बच्चों आंसर आ गया उसका, क्या आंसर है। एक सेकंड एक सेकंड यार बच्चों, चलो देखो, सबसे सिंपल क्या बोला इसमें, 2988 क्या है, बेस पेयर्स, ठीक है। तो 2988 बेस पेयर्स है, होने दो बेस पेयर्स। हाँ तो सबसे पहले हमें पता है, सुनो तो सही, इधर देखो। अब सबसे पहले हमें पता है कि मैं इसको रीड करूंगी 3 3 के कोडॉन्स में, तो मैं सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी। आंसर क्या आ जाएगा, 996। मुझे पता है कि जो लास्ट का कोडोन है उसका कोई अमाइनो एसिड ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
माइनस 1 990। ऐसा कुछ नहीं होता विदांश। कॉन्सेप्ट इतनी देर से मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, इसीलिए तो समझा रही हूँ। हो जाएगा बच्चों, इजी आ रहे हैं क्वेश्चंस इसके। चलो एक और क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हो तुम लोग, करो क्वेश्चन नंबर 12 करो। देखो इन्होंने बोला कि इफ डीएनए वाज मेड अप ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड इंस्टेड ऑफ 4, तो यानी कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स है ना हमारे पास, तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि शुगर और फॉस्फेट जोड़ के बता रहे हैं आपके पास कि एक ऐसा शुगर फॉस्फेट के साथ एडिनोसिन है और ये है ऐसा ऐसा। हाँ लगाओ बच्चों, ये तुम कर लोगे। तो अगर अभी 4 हैं और 4 की जगह 6 होते, तो क्वेश्चन पढ़ो कि कितने ट्रिपलेट कोडॉन्स पॉसिबल होते। ये तुम्हारा होमवर्क है, सिंपल है वैसे नहीं है। नहीं, अभी आपसे सिर्फ कोडॉन्स पूछे हैं। देखो सिंपल होता है, इसको ऐसे कर देंगे तो टोटल अभी हमारे पास एक्चुअली में 64 कोडॉन्स हैं, जिसमें से 3 नॉनसेंस कोडॉन है और 61 कोडॉन जो है वो एक्चुअली में किसके लिए इन्वॉल्व है, अमाइनो एसिड बनाने के लिए। अब हमारा 4 ना होके कितना हो गया, 6, तो बता दो कितना हो गया। सिंपल, सिंपल है, ठीक है। आ गई थोड़ी थोड़ी मैथ्स आ गई बायो में। 11 को 11 भी कर सकते हो बच्चों तुम, 11th भी कर सकते हो। बताओ बच्चों, ये तो जनरल नॉलेज है, इतनी जो मैं टर्म्स बोलती हूँ उसी से हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर मैं पहचान पा रही हूँ किसी डीएनए में, तो मैंने क्या करा है, सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज किया है, तो यानी मैंने हर एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग कर दी। आंसर क्या है इसका, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग या न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग। तभी तो मैं डेसिफर कर पाऊंगी भाई कोड क्या है। समझ में आ रहा है ऋषभ? ऋषभ आज की क्लास तुम्हें दोबारा देखनी पड़ेगी। हाँ, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ही लेके चलती हूँ। बच्चों कोड ऑन कोड के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो क्वेश्चन है ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? जैसे कि किसी का मर्डर हो जाता है, ठीक है। क्यों? तो तुम तो वैसे भी नहीं लगाते। चलो मेरी बात सुनो, जैसे किसी का मर्डर हो जाता है, तो एक तो विक्टिम होता है वहां पे और दूसरा मर्डरर होता है, भाई जिसने खून किया होता है। तो आप भाई मर्डर कर रहा है तो थोड़ी बहुत ऐसे तो हुआ ही होगा। तो हो सकता है विक्टिम के नाखून के अंदर उसकी मर्डरर की कुछ सेल आ गई हो, है ना, या वहां उसके बाल गिर गए हो, या कुछ भी चीज हो, या जो रेप केसेस होते हैं उसमें स्पर्म्स होते हैं फीमेल वजाइना में, उसको चेक किया जाता है कि कौन है भाई जिसने रेप किया, ये सारी चीजें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक ऐसा प्रोसीजर देखने वाले हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं इन सारी चीजों का। जैसे किस मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना और ये कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि मैं हूँ इसकी माँ और मैं हूँ इसकी माँ, ऐसे करके, तो एक छोटा सा टेस्ट होता है भाई कि तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लो, तुमको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें करा रही हूँ बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो तुम्हें प्रोसीजर थोड़ा सा पता होना चाहिए, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तुम ही बताओगे मेरे को आंसर। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एंड इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। बच्चों क्वेश्चन कर पाओगे? ऑल दो तुम्हें चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर क्वेश्चन हो जाएंगे कोडॉन वोडॉन के कैलकुलेशन के। चलो हाँ, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हाँ बहुत अलग है, पेडिग्री एनालिसिस में तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, हम डेटा और हिस्ट्री लेते हैं, ये बिल्कुल अलग है, ठीक।
नहीं नहीं, देखो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इधर देखो, कौन मर्डरर है ये सब मुझे कैसे पता लगेगा, कि मैं सबसे पहले उसका डीएनए निकालूंगी, ठीक है। तो कोई भी सेल है उसकी, मैं उसका क्या निकालूंगी बच्चों, डीएनए। डीएनए निकाल के मैं उसको काट दूंगी, ठीक है। हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर होती है, उससे हम डीएनए को कट कर देंगे। डीएनए को कट करने के बाद हम उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर लेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की एक टेक्निक होती है। तो जब वो फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे डीएनए ऐसे विजिबल नहीं है। तो मैं उसको एक ब्लॉटिंग पेपर पे या नायलॉन का जो पेपर होता है उस पे उसकी कार्बन कॉपी ले लूंगी। अभी वो मुझे नहीं दिखेगा जब तक मैं उसकी प्रोबिंग ना करूं, उसमें रेडियो एक्टिव चीजें ना ऐड करूं। जब मैं उसमें ऐड कर दूंगी तब मुझे वो सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगी। पर मैं कंपेयर क्या करूंगी, इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जितने भी लोग इस क्लासरूम में बैठे हैं, हमारा 99 पॉइंट, सुनो बच्चों, 99.9% डीएनए आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन 0.1% डीएनए अलग है हम सभी का, ठीक है। क्या है, 0.1% डीएनए हमारा अलग है। उस 0.1% डीएनए में जो कि डिफरेंट है, उसमें आते हैं कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। क्या आते हैं, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। समझो इस चीज को, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस का क्या मतलब है, कि मेरे डीएनए में मान लो A T A C 10,000 बार रिपीट हो रहा है, तुम्हारे में हो सकता है 9,000 बार हो, तुम्हारा हो सकता है ATAG सीक्वेंस हो, समझ में आ रहा है, और तुम्हारा 100 बार ही रिपीट हो रहा हो, समझ में आ रहा है। तो जो हमारा 99.9% डीएनए वो तो आइडेंटिकल है, पर कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं जो हर किसी में अलग है। क्या, हाँ वो चेंज आया है 0.1%, पर अब जो चेंज आ गया है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो, मैं उतना डिटेल में नहीं बता रही जितना क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, बस मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देती हूँ प्रोसीजर का, ठीक है। इधर देखो बच्चों, ये रहा डीएनए। इस डीएनए को मैंने निकाल लिया सेल से, जो भी मुझे कहाँ से भी मिली, जहां से भी मेरे को टेस्टिंग करनी थी। अब मैं क्या करूंगी, इसको कट कर दूंगी, ठीक। अब डीएनए के ऊपर मैंने हमेशा से बताया कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगी, एक टेक्निक होती है उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमें भी कॉलेज में करना होता था और रिजल्ट ही नहीं आता था हमारा तो। इस तरीके से वेल होते हैं बच्चों। डीएनए ना ऐसा थ्रेड जैसा नहीं दिखता, सेंट्रीफ्यूज करके ना बस ऐसा कुछ दिखता है कि व्हाइट कलर का है, इसके अंदर डीएनए हो सकता है। हम क्या करते हैं, उसको इन वेल्स के अंदर ड्रॉप करते हैं डीएनए को, ठीक है। और यहाँ पे एक मीडियम होता है किसका, जेल का। किसका मीडियम होता है, जेल का। कौन सी जेल होती है, एगरोस, ठीक है। तो वेल है, उस वेल में पूरा एगरोस का जेल मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे हम तो कौन सा चार्ज देते हैं बच्चों, नेगेटिव। और यहाँ हम कौन सा चार्ज देते हैं, पॉजिटिव। अब डीएनए कैसा है, नेगेटिव। डीएनए भागेगा दूर, सबसे दूर कौन सा भाग जाएगा, जो सबसे छोटा कटा होगा। तो जो सबसे छोटा वाला पीस होगा, क्योंकि मैंने डीएनए को काट दिया है ना, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा दूर भाग जाएगा, और जो बड़ा बड़ा होगा वो पीछे रहेगा। तो मान लो कि मेरे पास ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। समझ, ये बेचारा जो डीएनए हमने काटा है ना, तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन गए, तो उसके फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। सेपरेट कैसे हुए, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आपने इस पूरे अपैरेटस में इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। तो अगर आपने इधर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड एनोड तो पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया है तो ये डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और सबसे ज्यादा इस पॉजिटिव चार्ज के पास वो वाला डीएनए आएगा जो सबसे छोटा होगा, है ना। और जो सबसे बड़ा डीएनए वो बिल्कुल पीछे रह जाएगा, रह जाएगा या नहीं। तो इस तरीके से ये डीएनए क्या हो जाएगा बच्चों, सेपरेट हो जाएगा। लेकिन ये सेपरेशन के बाद ये डीएनए मेरे को नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि डीएनए में थोड़ी ना बल्ब लगे हैं जो वो मुझे दिखेगा, नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ब्लॉटिंग करूंगी। ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, एक पेपर लेके, कौन सा पेपर होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर होता है,
उस पेपर को हम इस एगोरोस जेल पे रख देते हैं तो ये डीएनए जो है उधर चिपक जाता है। ठीक है, एगोरोस जेल से किस पे चिपक गया? पेपर पे। पेपर पे चिपकने के बाद क्या होगा बेटा? सेम, ये रहा तुम्हारा पेपर, और पेपर पे क्या है? 1 2 3 4 5, बिल्कुल ऐसे ही क्या आ गई? पूरी की पूरी नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर पे डीएनए की कॉपी। अब भी मुझे नहीं दिख रहा, अब मुझे इसको दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब पूरा डीएनए जो है वो खुल गया, टुकड़ों में टूट गया, तो अब मैं खुद से पहले, सबसे पहले मैंने डीएनए को पूरा पढ़ लिया है, उसकी मैंने पूरी सीक्वेंसिंग कर ली है। अब मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाऊंगी? दूसरी स्ट्रैंड, और उस स्ट्रैंड पे बनाते हैं, लैबोरेटरी में सब होता है। ठीक है, और उस स्ट्रैंड्स पे मैं रेडियो एक्टिव प्रोब लगा दूंगी। क्या लगा दूंगी? रेडियो एक्टिव प्रोब। तो यहाँ पे मानो एक रेडियो एक्टिव प्रोब यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। अब मेरे को ये दिख जाएगा, तो मुझे पूरा का पूरा सीक्वेंस पता लग जाएगा। लग गया। अब यही सीक्वेंस तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेस समझ में आया हम कैसे करते हैं? थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हमने डीएनए को निकाला, उसको काटा, उसको सेपरेट किया, और फिर रेडियो एक्टिव प्रोब लगा के उसको पेपर में देख लिया। ठीक, अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया है। हाँ, अभी आएगा समझ में। देखो, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 विमेन हैं, क्या नाम है? मैरी और, ये कैसा नाम है? लुइस है क्या? लो, सच में यही नाम है? हाँ, यही नाम है बच्चों। ठीक है, तो देखो, ये दोनों किसके पास गए? अपने बच्चे को लेके किसके पास गए? नहीं, अच्छा, इन दोनों ने ये क्लेम किया कि इनका बेबी का फादर कौन है? जिम। ठीक है, अब हमने फॉर्चुनेटली जिम का जो सीमेन है, सीमेन समझ रहे हो, स्पर्म, उसको क्रायो प्रिजर्व रखा था। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन में हम बहुत ठंड में उसको रखा हुआ है, वो प्रिजर्व है। तो उसका मतलब हमारे पास जिम की सेल है, हम उसका डीएनए वहां से निकाल सकते हैं। अब ये दोनों बोल रही हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनके फादर जिम है, तो दोनों के भी डीएनए है हमारे पास, दोनों मदर के, और उनके बच्चों के भी डीएनए है, और जिम का भी डीएनए है। तो हमने सबका क्या कर लिया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये रहा हमारे पास सामने, क्या है ये? रिजल्ट। और ये वही रिजल्ट है बच्चों जो मैंने आपको बताया कि पहले डीएनए को काटा, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर उसको ब्लॉटिंग पेपर पे ब्लॉट करा, प्रोब लगा के मेरे सामने ये आ गया। अब हाँ, अभी क्वेश्चन पूरा सुन लो। अब आपको पूरी डीएनए प्रोफाइल दिख गई है, और आपको बताना है कि किसका बच्चा है। ठीक है, यानी जिम का बच्चा है कौन सा। ध्यान से देखना, ये जिम फादर है, इसको देख लेना, ये फादर है, ये मदर 1 है, और ये वाली मदर 2 का डीएनए है। करो बच्चों सॉल्व, करो करो करो। सिर्फ तुम्हें कंपेयर करना है, जिससे ज्यादा डीएनए मिल रहा होगा वही। करो करो, हम बताएंगे तुम्हें। पक्का? मेरी चाइल्ड, वेदांश, कौन सा? ये 1 2 3, ये ना? वेरी नाइस, यही ऑब्जर्वेशन है, यही ऑब्जर्वेशन है कि भाई इनका मैच ही नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली में आंसर क्या है? आंसर क्या है? तो लिखा है ना आंसर। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बस मैंने तुम्हें एक बता दिया। हो जाएंगे बच्चों क्वेश्चन? किसका? देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, सुनो मेरी बात। अगर तुम मैरिज चाइल्ड को देख रहे हो तो तुम इन दोनों को, बच्चों ये दोनों मदर फादर है, इन दोनों के साथ इसको कंपेयर करो ना। देखो, ये बैंड यहां से आ गया,
ये वाला बैंड यहाँ से आ गया, ये वाला बैंड यहाँ से आ गया, ये वाला बैंड यहाँ से आ गया, चलो मान लो कि वो डिफर कर गया, ठीक है। अब ये वाला यहाँ से आ गया, ये वाला यहाँ से आ गया, ये वाला भाई सारा का सारा पूरा का पूरा मैरिज चाइल्ड है, वो तो दिख ही रहा है। अब आप लुइस चाइल्ड को भी देख लो, ये चलो इसकी मदर से आ गया, ये कहाँ से आया ना, तो चलो फादर से आ गया, ये वाला हो गया, ये कहाँ से आया, ये तो मैरिज से आ गया। तो ये भी गलत है। हाँ वो तो है ही, लेकिन मजाक था ये। पर समझ में आया क्वेश्चन क्या करना है, बस कंपेयर करना है और कुछ भी नहीं करना। पर फिर भी मैंने तुम्हें एक प्रोसीजर बता दिया कि एक्चुअली तुम समझ पाओ कि सामने तुम्हारे बना क्या हुआ है। डन बच्चों, किसी से भी मैच नहीं करेगा। जो सेगमेंट्स आएंगे ना डीएनए के सेपरेट होके, ना मदर से ना फादर से, किसी से भी मैच नहीं करेंगे, वो इन बिटवीन कहीं कहीं आएंगे, ठीक है। जिससे मैच करेगा उनका बेटा है, और जिससे नहीं करा उनका नहीं है। जैसे इसको देख लो ना आप, जो लू का चाइल्ड है वो तो सबसे मिल रहा है यहाँ पे। हाँ तो ये इसका सीक्वेंस ही अलग है ना, मतलब इनसे मैच ही नहीं कर रहा ना, इसीलिए वो आगे चले गए उसके सेगमेंट्स। डन बच्चों, कर लोगे क्वेश्चंस इसके। थोड़ा बहुत जो अब हमारा डिजीज वाला बचा है उसी के क्वेश्चन बचे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, मैंने तुम्हें ये वाला वो करा रखा है क्रॉस। क्या जिम का? बेटा मैरी भी तो है, मदर भी तो है। ये तो फॉल्स है ना, ये तो बोल रहा है ना कि मैं चाइल्ड हूँ, वो है नहीं ना एक्चुअली में। हाँ लू बोल रही है ना कि इसके फादर जिम है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करो। उन ठीक है, खत्म करें आज की क्लास। तभी तो ठीक है, खत्म करें बच्चों। अच्छा ये क्वेश्चन कर लेना बच्चों, सेकंड क्वेश्चन तुम कर सकते हो, तुम फिफ्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो, और तुम एट्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। सिर्फ हीमोफीलिया बताया था मैंने, ऑटोसोमल वो सॉरी, उसमें एक पूरी लिस्ट बनवाई थी। क्या? नहीं, जाके पहले जो मैंने डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे लिस्ट बनवाई थी कि कौन सा ऑटोसोमल होता है, कौन सा सेक्स लिंक होता है, पहले उसको पढ़ो, उससे क्वेश्चन भी हो जाएगा। डन।